हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस में वेडनेसडे होता है बायोलॉजी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे केमिस्ट्री होता है। तो आज का जो डे है वो है बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में हम लोग जो है सेल को स्टार्ट किया था हमने। सेल के बाद सेल से ही जुड़ी हुई सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और कुछ सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करी थी। तो आज हम सारे सेल ऑर्गेनल्स पर पूरा एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे हमने सेल्स के बारे में समझा, सेल थ्योरी के बारे में समझा, सेल ऑर्गेनल में कुछ कुछ बातें कर ली थी, जैसे न्यूक्लियस के बारे में हमने समझा और न्यूक्लियस के साथ साथ थोड़ा सा हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ लिया था। तो और बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज के सेशन में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बुक हमारी जो है रिलीज होने वाली है, जो आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे 28 से अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें सारी चीजों को कंपाइल किया गया है। इंडियन ज्योग्राफी की बुक है। इससे पहले एक फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी हमारी ऑल्सो जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। आप उस बुक को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले सेशंस में जो मैंने आपको MCQ दिए थे, जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उन्हीं के बारे में। तो देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो ये था कि आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कि क्रोमोसोम्स कहाँ लोकेट करते हैं। गोल्जी बॉडीज में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, वैक्यूल्स में होते हैं या प्लास्टिड में होते हैं। गुणसूत्र स्थित होते हैं गोल्जी निकाय में, नाभिक में, रिक्तियां में या प्लास्टिड्स में, ये आपको बताना था। तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस जब पढ़ाया था अच्छे से, तो न्यूक्लियस जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, तो क्रोमेटिन होता है और क्रोमेटिन के अंदर से क्या निकलता है, तो क्रोमोसोम्स निकलते हैं और इस क्रोमोसोम्स में क्या होता है, DNA होता है और उस एक DNA के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जीन होते हैं। यही हमने डिस्कस किया था। तो उस हिसाब से क्रोमोसोम क्या गोल्जी में होगा? नहीं, न्यूक्लियस में होगा। तो बिल्कुल, तो ये होगा नाभिक में, या इसी को बोलते हैं आप केंद्रक। तो ये केंद्रक में मिलेगा। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, या वो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। तो देखा जाए तो कल जब मैंने ये पढ़ाया था, कई बच्चे इसको सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन कह रहे थे। देखो, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन तो वो है, साथ साथ वो फ्लेक्सिबल भी तो है, क्योंकि वो परमिएबल है, कुछ चीजों को तो अंदर आने देगा, तो वो लचीला भी है। और तीसरी चीज लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, जो मैंने कल पढ़ाया भी था, तो उसमें मैंने लेयर भी बताई थी कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें लिपिड भी, फैट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं उसके अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर के सभी जो है ये आपकी इस तरह की जो चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी होती है, लचीला भी होता है, और तीसरा जो है उसके अंदर जो है लिपोप्रोटीन की परत भी होती है। तो ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स इन ईच क्रोमोसोम इज। हर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, एक DNA होता है। ये याद रख लेंगे, सिर्फ क्या होता है, एक DNA होता है। और उस DNA में बहुत सारे जीन हो सकते हैं। वो जीन अलग अलग चीज आपकी बता सकते हैं। वो आपके खान पान से जुड़े हो सकते हैं, वो आपके इंसुलिन से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो आपके हार्मोन से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो आपके आंखों के कलर से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपकी हाइट से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो वो जीन अलग अलग तरह के जो है प्रभाव दिखाता है, हेरिडिटी में वेरिएंस दिखाता है। तो आपका जो एक DNA होता है, एक हर क्रोमोसोम के अंदर एक DNA होता है। तो इसलिए जो है आपने देखा होगा, किसी का DNA टेस्टिंग की जाती है तो उसके शरीर में एक ही तरह का DNA मिलेगा ना, तो उससे जो है आसानी से जो है आप किसी भी चीज में, इन्वेस्टिगेशंस में, केस सॉल्व करने में बहुत सारी मदद मिल जाती है। तो हर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, एक DNA होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ। राइबोसोम को हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन सिंथेसिस ही करता है, वो प्रोटीन का ही संश्लेषण करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, उससे आगे की बात करेंगे। तो देखा जाए तो हमने उस दिन क्या किया था, तो उस दिन हमने बहुत सारी बात कर ली थी, जो कि आपका यहाँ से हमको करनी है। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स को आज हम पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनल का मतलब जो है वो है कोशिका अंग। कोशिका के जो अंग हैं उसी को कोशिकांग कहा जाता है। तो सेल ऑर्गेनल, सेल मतलब कोशिका, ऑर्गेनल मतलब उसके अंदर पाए जाने वाले अंग। जैसे कि एक सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, मतलब एक सेल क्या कर रहा है, एक कोशिका क्या कर रही है, हर तरह की चीज जो हम कर रहे हैं वो एक एक कोशिका भी कर रही है। वो प्रोटीन भी बना रही है, वो कार्बोहाइड्रेट भी बना रही है, वो फैट का भी उत्पादन कर रही है, वो श्वसन भी कर रही है, वो भोजन भी बना रही है, वो एक्सक्रीशन भी कर रही है। सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो एक सेल भी कर रही है। तो सेल के अंदर ये करने वाले कौन है, तो ये करने वाले जो
चीजें हैं उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल। तो कोई भी जो सेल है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो सेल ऑर्गेनल पर निर्भर करता है। तो हमने सेल को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें तो सेल की हमने डेफिनेशन की बात करी थी, इसके अलावा सेल किस तरीके से फॉर्म हुआ है ये बात करी हुई है, आपका किस तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद जो है हमने कोशिका किस तरीके से दिखती है, तो कोशिकाओं के अंदर हमने नाभिक की बात कर ली थी। इसमें जो है ये जो न्यूक्लियस होता है इसी को नाभिक या केंद्रक कहा जाता है। इसके अंदर क्या चीजें होती है, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, उसको भी। अब तो आज हमारा पूरा डिस्कशन किसके ऊपर है, हमने बाहर की परत को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इनको बहुत अच्छे से देख चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पर राइबोसोम दिख रहा है, सेंट्रियोल्स दिख रहा है, गोल्जी बॉडी दिख रही है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इन पर भी बात करनी है। तो ये हमने सारा डिस्कशन किया हुआ है रॉबर्ट हुक के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। पुराने लेक्चर्स जरूर देखिए, तब जाकर आपको कनेक्ट हो पाएगा। मैं हर चीज बहुत डिटेल में ही कवर करा रहा हूं, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए कि जिससे आपको फायदा मिल सके। कोशिका सिद्धांत में शेडलर स्वान की थ्योरी पढ़ी, फिर हमने रुडोल्फ विर्चोव वायरस की भी बात करी इसमें, फिर कोशिका के दो प्रकार देखे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें क्या अंतर होते हैं, ये सारी चीज पढ़ाई थी मैंने। कोशिका भित्ति पढ़ाई, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव के बारे में देख लिया हमने। इसके बाद फंक्शंस ऑफ सेल्स, सेल वॉल के अंदर सारी चीजें बात करी कि भाई काइटिन किस में होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन किस में होता है, सेलुलोज, पैक्टिन के बारे में सारी चीजें डिस्कस करी। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से देखा, इसमें परागम्य झिल्ली, जो आज क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, सिलेक्टिवली परमिएबल, वो यहीं से मैंने आपको बताया था। इसके अलावा उसमें दिया हुआ था, ये आपकी बात जो करें हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लिपिड का स्तर होता है, तो वो उसमें तीनों ही चीजें होती हैं, वो फ्लेक्सिबल भी होता है, वो सिलेक्टिवली परमेबल भी होता है, और उसमें लिपोप्रोटीन की लेयर्स भी होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था। और ये किस मॉडल पे होता है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे होता है। इसके बाद केंद्रक की पूरी बात करी थी कि ये जो केंद्रक होता है इसके ऊपर क्या होता है, एक एनवेलप भी होता है, एक लिफाफा टाइप सा होता है। तो देखा जाए तो यहाँ से देखो मैं चीजें बताना शुरू करता हूँ कि आपको आसानी से समझने आते जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि भाई न्यूक्लियस के ऊपर कितनी परत पाई जाती है, कितनी परत पाई जाती है या कितनी लेयर्स पाई जाती है, तो आपका आंसर वहां पर होगा 2 परत पाई जाती है। एक परत कौन सी हो गई, तो एक परत तो आपकी हो गई क्या, तो जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली होती है। और दूसरा जो है इसी पर होता है न्यूक्लियर एनवेलप, एक लिफाफा सा होता है। तो इसके ऊपर कितनी परतें पाई जाएंगी, कितनी लेयर्स पाई जाएंगी, 2 पाई जाएंगी। वैसे तो मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी थी, लेकिन ये लेयर्स वाला आप जरूर याद रखेंगे, ये भी अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद मैंने डीएनए, आरएनए किस तरीके से निकलते हैं, ये सारी चीजें, गुणसूत्र बिंदु, सेंटोमियर, सेंट्रियोल्स, जहां से कोशिका का विभाजन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी। अब देखा जाए तो कोशिका के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनसे जुड़ी हुई बात करनी है हमको। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा हो चुका है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा ये जो बीच में है इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब आपका केंद्रक। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या हुआ, तो कोशिका, कोशिकांग, कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ अंग तो मैंने आपको पढ़ा दिए, जैसे प्लाज्मा, केंद्रक। इसके अलावा जो है आपको मैंने अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये जो है ये हमको थोड़ा सा, वैसे तो मैंने थोड़ा सा बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, लेकिन वहीं से हम शुरू कर देंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बारे में भी देखना है हमको। इसके अलावा गोल्जी काय, गोल्जी काय का मतलब गोल्जी बॉडीज, ये क्या है। इसके अलावा लाइसोसोम, और ये है आपका तारक काय जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो है ये
करता है कोशिका विभाजन में काम। तो सेल डिवीजन मेरे को अलग से पढ़ाना है, तो सेंट्रियोल को बस याद रखिए, कोशिका विभाजन में काम करता है। इसके ऊपर हम वापस से बात करेंगे। आज जो हमारी बात होगी इन सारे अंगों से जुड़ी हुई होगी। इसमें राइबोसोम की भी बात कर लेंगे हम, वैसे तो हमने थोड़ी बहुत करी हुई है। तो इसमें हम आज जो फोकस करेंगे वो इनमें इन सारी चीज़ों पर करेंगे। राइबोसोम के बारे में भी देख लेंगे, इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है हम प्लास्टिड्स को भी पढ़ लेंगे, लवक के बारे में भी देख लेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम कोशिका अंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्या क्या आज फोकस करने वाला हूं। तो आज जो है हम सबसे पहली बात कर लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहले अंतः प्रद्रव्य जालिका जिसको कहा जाता है, इसकी बात कर लेंगे। ऑलरेडी केंद्रक पढ़ चुके हैं हम और प्लाज्मा झिल्ली पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हम बात कर लेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बाद जो है हम गोल्जी बॉडीज के बारे में भी बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे, वैक्यूल्स जो होते हैं जिनको रिक्तिका कहा जाता है, इसको भी क्या होती है, इन पर भी बात हो जाएगी। और साथ साथ लाइसोसोम के बारे में भी बात होगी। तो कोशिका के ये कुछ अंग और प्लास्टिड जिनको लवक कहा जा रहा है, इनके ऊपर, तो इन 7 अंगों के ऊपर आपको आसानी से क्लैरिटी हो जाए। एग्जाम्स में कुछ भी चीजें पूछी जाए तो आप बता पाए उनसे रिलेटेड, उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो अगर कोई कोशिका बनाई गई, कोई सेल बनाया गया, तो सेल से ही जुड़ी हुई इस तरह की कुछ चीज है जिसको क्या कहा जा रहा है, अंतः प्रद्रवी जालिका। हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या अंतः प्रद्रवी जालिका, इसको माना जाता था कि ये जो है कहां से आ रही है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से बनकर आ रही है। और कहां पर पहुंच रही है, तो केंद्रक पर पहुंच रही है। तो ये हमने माना जाता था इसके बारे में। तो साइंटिस्ट ने ये जो है चीज बाद में प्रूफ करी। तो आज ये कहा जाता है कि भाई जो ये अंतः प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहां से बन रहा है, तो ये न्यूक्लियस से बन रहा है। और न्यूक्लियस से बनते बनते ये कहां पहुंच रहा है, सेल मेम्ब्रेन के तौर पे पहुंच रहा है। तो ये थ्योरी आज मानी जाती है। इसको ये नहीं माना जाता है कि ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली से बनते हुए नहीं आ रही है, ये केंद्रक से बनते हुए बाहर की तरफ जा रही है। अब ये जो होती है, इसके अंदर भी 2 प्रकार होते हैं। किसके अंदर, अंतः प्रद्रवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जा रहा है, शॉर्ट में हम इसको ER कहेंगे। और इसके 2 प्रकार हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो जब रफ आएगा, तो रफ का मतलब क्या है, तो खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। और जब हम बात कर रहे हैं चिकनी मतलब स्मूथ, तो आप जो है शॉर्ट फॉर्म में मैं SER बताऊंगा आपको या RER बताऊंगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि SER और RER क्या है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक खुरदरी है, एक चिकनी है। अब देखिए ये किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है आपकी कोशिका से, न्यूक्लियस से, कोशिका के न्यूक्लियस से मतलब केंद्रक से। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि केंद्रक के ऊपर कितनी परतें होती हैं, तो 2 परतें होती हैं। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है, एक लिफाफा सा होता है, और एक जो होता है मेम्ब्रेन होती है जिसको आपका केंद्रक की झिल्ली कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, कुछ दानेदार चीजें पाई जाती हैं। इन दानेदार चीजों को ही हम क्या कह देते हैं, इन दानेदार एक रफ फेजेस को ही हम राइबोसोम कहते हैं। तो एक और चीज इससे जुड़ी हुई है जिसको कहा जा रहा है राइबोसोम। किसकी बात कर रहे हैं हम, राइबोसोम की। तो इसके अंदर 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होती है ये जिसको कहा जा रहा है, इससे ही जुड़े हुए ये जो भाग हैं, इनको कहा जाता है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होता है राइबोसोम होता है, इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको क्या मिलेगा, आपको राइबोसोम मिलेगा। अब देखा जाए तो अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से ये 3D फॉर्म में दिखती है। तो ये जो है जिसके ऊपर कोई भी तरह का क्या ना मिल रहा हो आपको, ये जो छोटे छोटे दानेदार जो चीजें हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, राइबोसोम,
जिनके ऊपर राइबोसोम ना मिले तो वो क्या हो गई, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर ये दानेदार चीजें मिलती रहे इनको क्या कहा जाएगा, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखा जाए तो भाई ये चीज कर क्या रही है, तो इस पे जो ये चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है राइबोसोम, एक एक राइबोसोम काफी बड़ी होती है, उसके अंदर 2 भाग होते हैं, जो थोड़ा सा डिस्कशन मैंने कल किया था। तो इसमें देखिए ये जो है राइबोसोम, इसके नीचे एक होती है छोटी यूनिट और ऊपर की तरफ होती है एक बड़ी यूनिट, मतलब वो एक छोटा सा जो राइबोसोम है उसको भी निकाल कर देख रहे हैं तो वो इतना बड़ा हो जा रहा है। तो ये देखा जाए तो भाई सेल इतना छोटा है हम कि उसको आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, हम माइक्रोस्कोप से ये सारी चीजें देख पा रहे हैं और उसके अंदर इतनी सारी चीजें, उनकी बात हो रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना माइन्यूट लेवल है, मतलब हमने नॉर्मल सा एक क्लैप भी करते हैं, हम ताली भी बजा देते हैं तो हमारे 4-5 सेल वहीं पर मर जाते हैं। तो इतने छोटे होते हैं सेल, इतने छोटे सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस भी पढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियस के अलावा जो है इन सारी चीजों की भी बात कर रहे हैं कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लगा हुआ है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ रफ फेजेस हैं, उसको आप राइबोसोम्स कह रहे हैं। तो भाई राइबोसोम के अंदर अगर हम बात करें तो ये 2 नाम याद रख लीजिए, जो रिचर्ड बी रॉबर्ट हैं इन्होंने क्या किया था, तो इसका नामकरण किया था। आज आप जिसको राइबोसोम बोलते हैं, इस राइबोसोम शब्द का नामकरण या नोमेनक्लेचर या कॉइन किसने किया, तो रिचर्ड रॉबर्ट ने किया। और दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राइबोसोम की खोज किसने करी, तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पैलेड ने 1955 में की थी और 1958 में इसका नाम रख दिया गया था क्या, 1958 में इसको राइबोसोम कहा जाने लगा था। तो पहला नाम क्या मिल रहा है, जॉर्ज एमिल पैलेड, और कब मिल रहा है, तो 1955 में मिल रहा है। कब मिल रहा है, तो 1955 में मिल रहा है। और दूसरी बात अगर हम करें तो किसने खोजा है, तो रिचर्ड रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर ये 3 जो होते हैं, कुछ ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब ऐसे 3 चेन के फॉर्म होते हैं, ऐसे ट्रिपलेट बनते हैं जिनको क्या कहा जाता है, कोडोन कहा जाता है। और ये किस चीज के कोडोन होते हैं, तो ये कोडोन होते हैं अमीनो अम्ल के, अमीनो एसिड के, अमीनो अम्ल के क्या है, ट्रिपलेट हैं जिनको कोडोन कहा जाता है। तो ऐसे 3 के कई कोडोन इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड की इसके अंदर क्या होती है, पूरी लड़ी होती है, चेन होती है। उस चेन को जो है क्या कह दिया जाता है, तो उसको कह दिया जाता है प्रोटीन। तो ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसने खोजा, तो जॉर्ज एमिल पैलेड ने 1955 में खोजा। और इसका नामकरण किसने कर दिया, तो रॉबर्ट ने इसका नाम रख दिया, रिचर्ड रॉबर्ट ने 1958 में। तो इसको राइबोसोम कहा जाता है। और यहां पर इस तरह की सीरीज बनती है 3 की, जिसको कोडोन कहा जाता है, जो mRNA भी होता है। यहां पर दिख रहा होगा mRNA के ऊपर, mRNA जो होते हैं, mRNA को हमको पढ़ेंगे आगे चलकर। mRNA भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब बायोटेक्नोलॉजी में mRNA का रोल आपको समझने आएगा कि किस तरीके से मैसेंजर RNA काम करते हैं, DNA RNA पर भी हमारी बात होगी। तो याद रखिए कि इसके ऊपर क्या कोडोन है, कोडोन पे ट्रिपलेट्स बनते हैं, किसके, अमीनो एसिड की ऐसी चेन बनती है। और यही चेन को आप क्या कह देते हैं, अमीनो एसिड की जो चेन है इसी को आप बोलने लगते हैं प्रोटीन। तो ये जो है लार्ज सब यूनिट है इसके अंदर, और यहां पर नीचे जो है स्मॉल सब यूनिट होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का आकार होता है किसका, राइबोसोम का। तो राइबोसोम की इस तरह की चीज करने के कारण हम इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या है शरीर के अंदर, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाएगा, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाएगा आपका राइबोसोम को। ये यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। मतलब जिसका कोशिका झिल्ली जो होती है, जिसके अंदर जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, जिसके अंदर वेल डेवलप नहीं होती है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंतर्गत ये एक सेम चीज पाई जाएगी। इसके बाद देखिए ये जो है आपका राइबोसोम क्या बना रहा है, अमीनो अम्ल बना रहा है। ये अमीनो अम्ल की ही क्या एक पूरी सीरीज बना रहा है, जिसके कारण क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो ये जो है यही प्रोटीन की लेयर को हमने ये बोला था, इसको कोडोन कह दिया जाता है। कोडोन या ट्रिपलेट होते हैं और उनसे ही आपका क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह का आकार जो है, अगर आपको एग्जाम से मेंस राइटिंग में आता है राइबोसोम के बारे में, तो आपको वहां पे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें आपको इसकी सब यूनिट, छोटी यूनिट, फिर ये कोडोन, ये सारे नामकरण आपको पता होने चाहिए। तो ये इसकी छोटी इकाई है, इसमें mRNA है, कोडोन है, और एक बड़ी इकाई है, और किसकी है, तो अमीनो एसिड की है।
तो ये किसके ऊपर पाया जा रहा है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जा रहा है, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर पाया जाता है। तो देखा जाए तो इसके ऊपर तो क्या मिल गया आपको? इसके ऊपर आपको मिल गया, इसके ऊपर मिल गया राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है, मतलब जो ये रफ फेस है, ये क्या कर रहा है? ये प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है सेल के अंदर। इसके अलावा जो स्मूथ वाला है, इसमें तो राइबोसोम नहीं है। जो आपका चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिसको हमने SER कहा जाता है, इसके अंदर तो क्या नहीं है? इसके अंदर राइबोसोम नहीं है। तो इसके अंदर क्या बनता है? तो इसके अंदर लिपिड बनता है। लिपिड मतलब फैट बनता है, लिपिड, फैट, और इसी को क्या कह दिया जाता है? वसा। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है, और इसके अंदर क्या हो रहा है? तो इसके अंदर प्रोटीन हो रहा है राइबोसोम के कारण। तो भाई हमारी शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है। तो ये कहाँ से निकल रहे हैं? तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहे हैं। अब ये जो चीज होती है, इसके लिए एक चीज और होती है बॉडी में, जिसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गोल्जी बॉडीज। तो इससे जुड़ी हुई ही चीज क्या होती है? गोल्जी बॉडीज, जिसको गोल्जी निकाय कहा जाता है। तो उसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो उससे पहले देखिए, एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है शरीर के लिए, जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर गोल्जी बॉडीज के ऊपर तो हम आ ही रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां पर देख लीजिए, ये आपको मैंने क्या क्या बता दिया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और राइबोसोम हो गया। इतनी चीजें हमने यहां तक डिस्कस कर ली हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है गोल्जी बॉडीज। तो ये जो याद रखिएगा, ये प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा की बात मैं वापस से करूंगा जब गोल्जी निकाय पढ़ेंगे। तो बस अब ध्यान से देखिए, अब जो हमारी बात हो रही है वो किस पे हो रही है? तो वो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक इसकी बाहरी परत होती है, एक क्या होती है? इसकी बाहरी परत होती है, और इसके अंदर जो है ऐसे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ऐसे आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत सारे फोल्ड हैं इसके अंदर। इन फोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इन फोल्ड को एक नाम याद रखेंगे, इन फोल्ड को कहा जाता है क्रिस्टे। इन फोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इन फोल्ड को क्रिस्टे कहा जाता है। तो अगर ये इसकी परत से बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये उनसे भी लंबा हो जाएगा। मतलब ये मान लिया जाए पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में से अगर ये चीज बाहर निकाल दी जाए तो ये किससे बड़ी हो जाएगी? ये हो जाती है आपकी पूरे माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसके अंदर जो पाया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो क्रिस्टे याद रखेंगे। और एक किसी भी ऐसी परत बहुत सारी पाई जा रही है तो उसको क्रिस्टे कहा जा रहा है, लेकिन कोई एक छोटा सा भाग, ऐसे कई भागों को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन उसका सिंगल अगर कोई चीज मिलेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाएगा। ये चीज याद रखेंगे। तो देखा जाए तो इसके बारे में और क्या फैक्ट याद रखने? तो याद रखेंगे, इसको किसने खोजा था? तो अल्टमैन ने खोजा था। 1886 में इसको अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था, रिचर्ड अल्टमैन। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने वाले कौन है? अल्टमैन है, अल्टमैन है। इसके अलावा इसका नाम किसने रखा था? तो कार्ल बेंडर ने रखा था। इसका जो नामकरण है, ये प्रीलिम्स के बहुत सारे फेमस क्वेश्चन है, इसका नोमेनक्लेचर जो दिया वो किसने दिया? तो वो दिया आपका बेंडा ने, और अल्टमैन ने इसको खोजा है। तो ये दो फैक्ट किससे जुड़े हुए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और एक सिंगल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाएगा। अब देखिए, इससे जुड़ी हुई चीज बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए। तो डीएनए जो जुड़ा हुआ है वो आपको समझना होगा कि डीएनए का मतलब क्या है? कि डीएनए का मतलब, डीएनए किस में पाया जाता है? अभी आपको मैंने बताया था, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। और क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? तो क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है बहुत ही जरूरी होता है जब सेल डिवीजन की बात करते हैं, हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको दिख रहा है क्या है? राइबोसोम भी है इसके अंदर। तो राइबोसोम का मतलब इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण भी होता है। तो ये भी इसके अंदर चीज है। तो राइबोसोम और डीएनए होने के कारण
बहुत अच्छे से सुन लीजिए इसके बारे में। यहां पर सबसे पहली चीज मैं बताया कि इसके अंदर कई तरह के फोल्ड होती हैं, कई परतें होती हैं, उन परतों को क्रिस्टे कहा जाता है। इसकी खोज किसने करी? तो अल्टमैन ने करी। नामकरण किसने किया? बेंडा ने किया। इसके अलावा जो है इसके अंदर डीएनए भी मिल रहा है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी मिल रहा है, मतलब ये प्रोटीन का भी निर्माण कर पा रहा है। और ये जो है जो कि आपका पूरा का पूरा जेनेटिक मतलब अनुवांशिक जो भी गुण होते हैं वो डीएनए के अंदर होते हैं, मतलब जीन भी सारे इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि भाई ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपका किसी कोशिका के अंदर भी एक कोशिका के रूप में काम कर रही है, तो वो कौन है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको बोलते हैं सेल विद इन दी सेल। सेल विद इन दी सेल का मतलब क्या हो गया? किसी कोशिका के अंतर्गत भी एक कोशिका है। कोशिका के अंतर्गत कोशिका मतलब जैसे सेल के अंदर डीएनए आरएनए होता है, किसी सेल के अंदर राइबोसोम भी होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो इसके कारण इसको सेल विद इन दी सेल कहा जाता है कि भाई सेल के अंदर भी एक सेल जैसा पूरा का पूरी दुनिया है और वो क्या कर रही है? वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, अपनी ऊर्जा बना रही है, सारी चीजें, डीएनए भी है उसके अंदर, तो हर तरह की चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। एक सेल का काम क्या है? इस सेल का काम सारी, जैसे कि हम जो पूरी चीजें कर पा रहे हैं वो सारी चीजें, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक सिंगल सेल है उनमें। मैंने आपको शुरू में भी बताया था यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में वो एक ही कोशिका सारे काम कर लेती है, वो उसके अंदर भोजन भी बना लेती है, वो भोजन भी खा लेती है, उसका आपका एक्सक्रीशन भी, उत्सर्जन भी कर लेती है, उसके अलावा प्रोटीन भी बना लेती है, सारी चीजों का आदान प्रदान भी कर लेती है। तो वही सारी चीजें किसके अंदर मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिल रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए क्या कह दिया जाता है? सेल विद इन दी सेल कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, श्वसन होता है इसमें, कोशिकीय श्वसन इसके अंदर पाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य इसका और है जिसको कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो भी मैं चीज आपको बता दूं, बहुत जरूरी है वहां से। तो एक हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं जिसमें मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले बोल दिया क्या? सेल विद इन दी सेल। एक कोशिका के अंतर्गत ही क्या है? एक दुनिया बसी हुई है, पूरी कोशिका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको खोजा किसने? तो इसको खोजा अल्टमैन ने और बेंडा ने इसका नाम रखा। इसके अंदर डीएनए भी है, इसके अंदर राइबोसोम भी है, ये भी आपको पता चल गया। इसके अंदर जो फोल्ड्स होते हैं, जो परतें होती हैं, उनको क्या कह दिया जाता है? क्रिस्टे कह दिया जाता है। इसके अलावा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको एक उपमा दी जाती है, क्या? पावर हाउस है, मतलब एक बैटरी जैसा। जैसे आपका फोन चल रहा है तो उस फोन से बैटरी निकाल के फेंक दीजिए, तो क्या फोन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वैसे ही सेल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको पावर हाउस कहा जा रहा है, ऊर्जा का स्रोत जो है वो कहा जा रहा है। तो वो क्या है? वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो भी आपने खाद्य पदार्थ लिए हैं, जो फूड आपकी बॉडी में गया है, उस फूड का क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है। ये किसकी मौजूदगी में? तो ऑक्सीजन जो आपके शरीर में जाता है, तो ये जो है सेल रेस्पिरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेल रेस्पिरेशन का मतलब आपका कोशिका श्वसन। ये कोशिका श्वसन करता है और ये किसके प्रेजेंस में करता है? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, कई तरह के एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये किसका निर्माण करता है? CO2 प्लस H2O का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। और उसके साथ क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में CO2 तो आपकी बॉडी से निकल जाती है, इसके अलावा पानी भी बनता है और साथ साथ ये जो है ऊर्जा बनाता है। और वो किस फॉर्म में बनाता है? तो उसको कहा जाता है ATP। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारे शरीर में ऊर्जा जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा में बढ़ती है। इसमें एक क्रेब्स साइकिल भी है, जो आगे हम फूड जब पढ़ेंगे कि 38 ATP कैसे बनता है, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, वो चीज़ें भी इसी से जुड़ी हुई हैं। तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है इसके द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा बनाई जाती है, 36 से 38 ATP के फॉर्म में।
ये जो है ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है आपके सेल के अंदर। तो ये सेल विद इन दी सेल हो गया। इसके अलावा इसको ही क्या कह रहे हैं, बैटरी भी कह रहे हैं, पावर हाउस भी कह रहे हैं, ऊर्जा स्रोत भी कह रहे हैं। इसी के अंदर क्या हो रहा है, कोशिकीय श्वसन हो रहा है। तो हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ये कोशिका श्वसन नहीं कर पाता है, तो CO2 को लेने लगता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। आपकी बॉडी में जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है, और फटीगनेस उसी के कारण होती है। और कुछ समय तक अगर आपकी कोई भी कोशिका को बहुत समय तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मृत होने लगेगी और शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो वो कैसे होती है, वो सेल डेड कैसे होगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेलुलर रेस्पिरेशन ना हो, मतलब आपका कोशिकीय श्वसन बहुत जरूरी है। तो सेल हमारे लिए जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, हमारी एक संघात्मक और एक मौलिक इकाई है जो हमारे जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको करने में सहायक होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया उनमें से एक है। तो होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हमारी बात होगी, तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है वो कहां पे करनी है, तो ये जो है दूसरी चीज है जिसको गोल्जी काय कहा जाता है। गोल्जी काय जो है वो क्या करता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो गोल्जी काय के बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोशिका हो गई, अब इस कोशिका से ही यहाँ पर क्या हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये आपको मैंने बताया केंद्रक है, जिसको न्यूक्लियस कह दिया। अब आई थिंक आपको इतनी बातें समझने आने लगी होंगी कि कौन सा केंद्रक है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम कहाँ होता होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ जो है एक और चीज है, इसी से जुड़ी हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं गोल्जी बॉडीज। तो अब बात होगी किसकी, गोल्जी बॉडीज की। तो गोल्जी बॉडीज किससे जुड़ी हुई हैं, तो गोल्जी बॉडीज जुड़ी हुई हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अंतःप्रद्रवी जालिका से ही ये जुड़ी हुई हैं। और ये क्या करती हैं, तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, तो ट्रैफिक पुलिस एक चौराहे पे होता है, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पर रोक देता है, फिर इनको निकलने देता है, ऐसे ही इनको रोक देगा या इनको रोक देगा। तो कि यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी, मैंने बोला भी था कि आप याद रखेंगे कि इससे क्या बनता है, प्रोटीन भी बनता है, इधर से लिपिड भी आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं उसको सारी कोशिकाओं में फैलाना और शरीर के हर अंग तक जाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। आप क्या प्रोटीन के बिना रह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के बिना नहीं रह सकते। तो ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करना और किसको कहाँ जाना है उसको सिंक्रोनाइजिंग का काम करता है। वो कौन करता है, तो वो करती है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। तो गोल्जी काय को जो कहा जाता है वो ट्रैफिक पुलिस के तौर पर काम करती है, जो विभाजन का काम करती है कि प्रोटीन किस तरफ जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट कहां जाएगा, वसा कहां जाएगा। तो ये जो चीज है यहां पर देखिए, इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपने देख लिया कि ये जो था ये क्या है, तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ही था। अब इसी न्यूक्लियस से ये जो आकार में बने हुए हैं ये क्या है, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो है अंतःप्रद्रवी जालिकाएं हैं, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जुड़ा हुआ क्या है, तो ये गोल्जी काय है। तो गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, तो ट्रैफिक पुलिस का काम करती हैं, मतलब इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कहां भेजना है, कितना भेजना है, उसका काम करती हैं। तो देखा जाए तो ये इसका काम होता है। अब इससे ही जुड़ा हुआ होता है कि गोल्जी बॉडीज जब काम करना बंद कर देती हैं कई चीजों का डाइजेशन करने के लिए, जब ये कंट्रोल्ड में नहीं होता इनके, तो उस समय एक्टिवेट हो जाते हैं लाइसोसोम। तो अब बात करेंगे हम किसकी, ये लाइसोसोम आते हैं। ये कब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो गोल्जी बॉडीज को अगर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आना मतलब उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो ये जो है लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको दो नाम से याद रखेंगे, इन्हीं को कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग, और एक नाम है इनका सुसाइडल बैग। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव बैग या सुसाइडल बैग का काम क्या है, डाइजेशन का मतलब ये है आपकी पाचन थैली, और सुसाइडल का मतलब है आत्मघाती थैली। ऐसा क्यों नाम दिया जा रहा है इसको,
सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग, तो ध्यान से समझिए। अब देखिए गोल्जी बॉडीज का क्या काम था कि जो भी आपका प्रोटीन आ रहा है, वसा आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, उसको पहुंचाना, लेकिन जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो इसको एक्टिवेट कर देता है लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्या करता है, उन चीजों को डाइजेस्ट करता है, ऐसे एंजाइम छोड़ता है जिससे ये चीजें डाइजेस्ट होने लगे, और कई बार ये इतना डाइजेशन करता है कि पूरे सेल को ही खा जाता है। तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, गोल्जी बॉडीज से ही जुड़ा हुआ लाइसोसोम, और लाइसोसोम को एक नाम दे दिया हमने सुसाइडल बैग। इट रिलीजेस सम एंजाइम्स which is useful for the digestion, but sometimes it digests the whole cell, it bursts out and digests the whole cell। मतलब ये जो है आपका क्या करता है, तो पाचन का भी काम करता है, प्रोटीन, वसा, इन सारी चीजों का, लेकिन कई बार ये पूरी पूरी कोशिकाओं को ही पाचन कर जाता है। तो मतलब खुद ही को खा जा रहा है, खुद ही को मार दे रहा है। तो खुद ही को मार देना क्या है, सुसाइड है। तो इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है लाइसोसोम को, सुसाइडल बैग। तो आपको समझने आ रही होगी बात। तो हमने कोशिका पढ़ ली, कोशिका के अंग जो है हमने देखे, तो कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, डीएनए। इसके अलावा जो है हमने इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम की बात हो गई, गोल्जी बॉडीज की बात हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई, लाइसोसोम की बात हो गई, गोल्जी बॉडीज की बात हो गई। एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए कि वैक्यूल क्या है। तो ये वैक्यूल जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब एक झिल्ली होती है। तो हमारे सेल ऑर्गेनल्स में सारी चीजें लगभग हम कर लेंगे इसको कवर। तो देखिए ये मेम्ब्रेन होती है, ये झिल्ली होती है, और देखा जाए तो ये एनिमल्स के अंदर, मतलब जंतुओं के अंदर ये कैसी होती है, टेम्पररी होती है। ये जरूरत पड़ने पर ही आती है। ये एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर टेम्पररी होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, पादप के बारे में बात करें, तो इनमें ये कैसी होती हैं, परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं, कोई भी तरह से टेम्पररी नहीं होती हैं। अब देखा जाए तो वैक्यूल्स क्या है, तो इनके अंदर भरा होता है सॉलिड और लिक्विड। क्या होता है इनके अंदर, तो इनके अंदर ठोस और द्रव भरा होता है, ये बात कर रहे हैं हम। अब ठोस और द्रव क्या है, तो ये स्टोरेज सैक है। स्टोरेज सैक का मतलब, सैक देखिए झोले को बोलते हैं या थैले को बोलते हैं। तो ये ऐसी थैलियां हैं जो किसी चीज को अपने अंदर भर रही हैं। तो शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर जो एक तरह की चीज है वो क्या है, तो एक पूरा का पूरा यहाँ पर ये सॉलिड, ठोस के पदार्थ इसमें भरे हुए हैं, द्रव इसमें भरा हुआ है। मतलब इसमें क्या है, ये सॉलिड और ये। तो अगर हम बात करें अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल की बात करें, ये अपने अंदर अमीनो अम्ल को भर लेती हैं, अमीनो अम्ल हो गया। इसके अलावा क्या है, तो शुगर हो गया, शक्करा, ग्लूकोज हो गया, वो इसके अंदर पाया जाता है। ये सारी चीजों को लेके रखती है। और वहीं पर अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, तो एनिमल्स में ये छोटी होती हैं। एनिमल्स के अंदर इनका साइज कैसा होता है, तो दिख रहा होगा आपको, छोटा होता है, स्मॉल होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें, तो प्लांट्स में ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये केंद्रक को भी जो है बीच से हटाकर कोने में सरका दिया है। इनमें आप देखेंगे तो केंद्रक बीचों बीच दिख रहा है, लेकिन इसमें इस तरफ हो जाता है। तो वैक्यूल जो है वो आपका किसमें बहुत बड़ा है, जिनको रिक्तिका कहा जाता है। तो रिक्तिका किसमें सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं, तो रिक्तिका होती हैं आपकी पादप में। प्लांट्स में बड़ी बड़ी होती हैं, प्लांट्स में ही परमानेंट होती हैं, एनिमल्स में स्मॉल होती हैं, एनिमल्स में टेम्पररी होती हैं। और एनिमल्स के अंदर इसमें क्या भरा होता है, तो ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब देखो यहां से आपको क्वेश्चन आएगा कि जैसे केंद्रक के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर कितनी लेयर्स थी, तो 2 लेयर्स थी। केंद्रक के ऊपर कितनी लेयर थी, तो 2 लेयर थी। इसके ऊपर कितनी लेयर होती है, तो इसके अंदर एक ही लेयर होती है। उस लेयर का नाम पूछा जाता है कि उस लेयर को क्या कहा जाता है, तो उस लेयर का नाम याद रख लेना, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है, ये टोनोप्लास्ट का नाम याद रख लीजिए। टोनोप्लास्ट किसकी परत है, तो टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल के ऊपर, जो आपका रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका के ऊपर जो पाई जाने वाली परत है, उसको ही कह दिया जाता है टोनोप्लास्ट। किसको कहा जाता है, टोनोप्लास्ट को कहा जाता है। तो ये बात आपको समझने आ गई होगी कि कहाँ पाई जाती है, तो प्लांट्स में ज्यादा ये पाई जाती है कि प्लांट्स के अंदर ये वैक्यूल, ये सारी चीजों को स्टोर करने के लिए ये जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहती है। इसके बाद देखिए एक और चीज होती है प्लांट्स के अंदर, जिसको कहा जाता है लवक। ये भी किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर ही होती है, जंतुओं के अंदर ही होती है।
तो ये काम क्या करती हैं, तो पहले इसका काम सुन लेते हैं। तो देखा जाए तो जैसे कि हमारी बॉडी में क्या बनता है, तो हमने जब फूड खाया तो उस फूड को खाने के बाद उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजेन के तौर पर कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजेन के तौर पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्लाइकोजेन जो होता है, हमने जो भी भोजन खाया, अब हमने हमारे शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता थी उतना तो शरीर ने लिया, लेकिन ज्यादा खा लिया तो वो जाकर स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है ये ग्लाइकोजेन, तो आपके लिवर में और आपके मसल्स में, लिवर में और मसल्स में, मतलब यकृत के अंदर और आपकी मांसपेशियों के अंदर। तो ये बात समझ नहीं आ रही होगी। हम लोग तो रोजाना भोजन खाते हैं, अगर हम हमारे शरीर की लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारा वजन बढ़ने लगेगा। तो वो वजन क्यों बढ़ता है, क्योंकि ग्लाइकोजेन हर जगह जाकर स्टोर हो जाता है। तो वो जो चीज है कि जब आप वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बाद यही ग्लाइकोजेन धीरे धीरे उपयोग होता है और कम होने लगता है। तो ग्लाइकोजेन हमारी शरीर के अंदर, यकृत के अंदर, हमारी मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर स्टोर होता है। ऐसी प्लांट्स के अंदर, पादप के अंदर क्या बनता है, तो पादप के अंदर जो उनका फूड होता है, उस फूड को, ये तो हमारा फूड हो गया, तो इनका जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च जो होता है, स्टार्च की बात करें तो स्टार्च इनमें कहाँ स्टोर होता है, तो लवक में होता है। किसके अंदर होता है, लवक में होता है। तो ये किस में होगा, सिर्फ प्लास्टिड केवल पाया जाएगा आपका प्लांट सेल में। इसको याद रख लीजिए, एनिमल सेल में नहीं होगा, ये प्लांट सेल में होगा। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। इनके नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक, दूसरा हरित लवक, तीसरा अवर्णी लवक। अब ये जो है मेनली इसमें और भी एटियोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड होता है, लेकिन वो है क्या, सारा स्टार्च ही है। वो सारा स्टार्च है। वो स्टार्च 3 तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब क्रोमो, और क्रोमो वर्ड जहां भी आता है वो किससे जुड़ा हुआ है, कलर से। तो जैसे कि आप ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज का कलर कैसा है, ऑरेंज है। टोमेटो खाते हैं, आम खाते हैं, या फिर आपका टमाटर देखते हैं तो लाल रंग है। बीट रूट खाएं, चुकंदर खाएं, तो उनके सारी चीजों में जो अलग अलग रंग आते हैं, वो रंग किसके कारण, प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग कलरफुल प्लांट्स होते हैं वो किसके कारण आते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर किसके कारण आता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण आता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में ही एक चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है, इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, आपको हरी सब्जी खाने को क्यों कहा जाता है, हरी सब्जियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम के कारण होता है। तो आपके शरीर में अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो नींद की भी समस्या होती है। अगर आपको नींद कम आती है तो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है। आपकी बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी मदद करता है मैग्नीशियम, तो वो भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जितने भी हरी चीजें होती है प्लांट्स के अंदर, वो किसके कारण होती है, वो लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो अवर्णी लवक होता है, मतलब जो कलरलेस होता है, जैसे आपने कभी एलोवेरा देखा होगा, तो एलोवेरा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। या कभी प्लांट्स की जड़ को काट कर देखिए या अंदर देखिए, तो वहां पर जो सफेद सी चीजें होती हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता है, जो एक फ्लूइड निकलता है, एक द्रव सा निकलता है, उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ये भी लवक भी जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। तो क्या हमने जो है सारे सेल ऑर्गेनल्स देख लिए हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स तो देख लिए हैं, लेकिन हमें अभी एक सेशन और लगेगा इसमें, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस। अभी तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले कोशिका को पढ़ा, कोशिका की खोज किसने करी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके जिसको आपने कोशिका द्रव, जीव द्रव, ये सारी चीजें पढ़ी। कोशिका भित्ति को बहुत अच्छे से देखा। फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करी बहुत अच्छे से, जिसको आपने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करी। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स में अलग अलग सेल्स के बारे में बात करी। अब देखिए यहां पर एक चीज जो है सेल ऑर्गेनल्स में मैंने क्या क्या बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो है हमने गोल्जी बॉडीज, गोल्जी निकाय के बारे में बात करी, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात करी। इससे पहले जो है हमारी जो बात हो रही थी वो वैक्यूल के बारे में बात हो रही थी। माइटोकॉन्ड्रिया को भी अच्छे से समझ लिया और लवक को भी, प्लास्टिड्स को भी हमने समझ लिया। तो ये जो है कोशिका अंग, इनके बारे में मोस्टली चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब देखा जाए तो हम अगले सेशन में सेल से, क्या हम सेल यहां खत्म माने, तो नहीं, सेल से दो जुड़े हुए टॉपिक मेरे को और पढ़ाने हैं। एक हम पढ़ेंगे कि आपका जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्स में सीधा सीधा जो है क्वेश्चन आता है, जो लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना होता है,
200 वर्ड्स लिमिट में मोस्टली ये क्वेश्चन देखा जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई प्लांट सेल एनिमल सेल्स में आप डिफरेंस तब बता पाओगे जब आपको कोशिकाओं के अंग अच्छे से पता होंगे। जैसे लाइसोसोम अधिकतर जो है वो आपका, जैसे सुसाइडल बैग जो है वो आपका एनिमल सेल्स के अंदर ज्यादा देखने मिलता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार नाम आएंगे एनिमल सेल प्लांट सेल्स में, तो वहां पर हम उनको पढ़ लेंगे। इसके अलावा देखिए एक चीज मेरे को और बतानी थी आपको, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चन आप ही लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर पूछा जाता है कि ये जो है पूरा का पूरा ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये क्या करता है। तो एक फैक्ट इसका और याद रख लेंगे कि ये क्या करता है। तो जैसे कि हमारे शरीर में स्केलेटन है, हमारी हड्डियां हैं, तो हड्डियां हमें क्या करती हैं, एक शेप प्रोवाइड करती हैं। तो कोशिका को जो एक तरीके से आकार प्रदान करने का है, शेप कौन प्रोवाइड करता है। तो कोशिका को जो शेप प्रोवाइड करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इन्हीं को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या हो गया, तो साइटोस्केलेटन का मतलब, साइटो मतलब कोशिका, इस कोशिका को जो आकार दे रहा है, स्केलेटन मतलब कंकाल, तो कोशिका कंकाल किसको कहा जाएगा। जैसे कोशिका कंकाल शब्द नहीं चलता है, साइटोस्केलेटन चलता है। जैसे कई बच्चे मेरे से बोलते रहते हैं कि सर आप जो है हिंदी में नहीं बताते हैं। देखो साइंस के बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि वो जो है आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ती हैं। जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश में आना ज़रूरी है। जितनी जगह जहां ज़रूरी होती है वहां मैं हिंदी शब्दों का उपयोग कर लेता हूं, उतना आपके लिए ज़रूरी है। तो चीज़ें जो है मैं ऐसे भी हिंदी ही में आपको पढ़ाता हूं, तो आप इन शब्दों को जो है जो भी अगर जो उनके ट्रांसलेशंस होते हैं वो मैं ऑलरेडी बता देता हूं। तो इतना ज़्यादा आप सोचें कि हिंदी में आता है तो ऐसा नहीं। आप एग्जाम्स को उठाकर देखिए, एग्जाम्स के पेपर उठाकर देखिए, आपको वहाँ इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर वो कोशिका कंकाल नहीं बोलेगा, वहाँ साइटोस्केलेटन बोलेगा। तो साइटोस्केलेटन किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, क्वेश्चन भी मैंने दिया है तो हो सकता है आपको तो यहीं से बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर सारी बात कर ली है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो प्लास्टिड लवक के बारे में यहां तक बात हो गई है। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत पड़ रही होगी कि कौन होगा। तो यहां पर किसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, गोल्जी निकाय, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड। तो इसका आंसर तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। किसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, तो ये भी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि विच इज नोन एज साइटोस्केलेटन, तो मैंने अभी कहा था, ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है विच इज द कैरियर ऑफ जीन। जीन का वाहक कौन है, मतलब जीन का वाहक कौन है, जीन किस में होते हैं, राइबोसोम में, डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से किसी में नहीं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। तो सेल ऑर्गेनल हमने यहां तक बात कर ली है। सेल ऑर्गेनल का मतलब कोशिका अंग के बारे में, कोशिका अंग जो है इस पर हमारा डिस्कशन हो गया अच्छे से। अब जो है हम जो आगे प्रोसीड करेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट सेल्स के बारे में और एनिमल सेल्स के बारे में। तो इनको बहुत अच्छे से देखना है। हम हर चीज पढ़ेंगे, हम कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका के बाद उत्तक भी पढ़ेंगे, उत्तक के अलावा एनिमल्स के बारे में भी, प्लांट्स के बारे में, हर तरह की चीजें कवर होंगी। तो इसी तरीके से मैं चीजें कवर करूंगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सेल ऑर्गेनल वाला पार्ट हो गया है। इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल जरूर कर दिया करिए। किसी भी तरीके का आपको इशू आ रहा है तो आप उस पर मैं जरूर जवाब देता हूं। और साथ साथ जो है बेसिकली आप कमेंट्स में भी लिख दिया करिए जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, और भी कोई तरह की चीजें तो वो बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।